आज की इस वीडियो में हम आलेखी विधि यानी आलेख विधि ग्राफ वाली विधि से हम जो है दो चरों का रैखिक समीकरण को हल करना सीख रहे हैं। और आलेख विधि द्वारा मैंने एक पहला एग्जाम्पल लिया था बुक से, और चूंकि हमारे प्रश्नावली 1 में प्रश्न नहीं दिए हैं लेकिन एग्जाम्पल में प्रश्न दिए हैं और आलेख विधि से हल करके दिए हैं, तो मैं 4 क्वेश्चन दिए हैं, उन चारों को हल कराऊंगा। और मैंने पिछले वीडियो में एक प्रश्न है कि कुछ हिरण और सारस पक्षी के पैर की कुल संख्या 180 थी और उसकी आँखों की संख्या 120 था, तो हिरण और सारस की पक्षी की संख्या कितनी है हमें ज्ञात करनी थी। हम इसका समीकरण बना चुके थे। हमारा पहला समीकरण था 4x + 2x = 180, पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण था 2x + 2y = 120, दूसरा समीकरण। और हम पहले समीकरण से पहला सारणी बना चुके थे ग्राफ में लेने के लिए। y के संगत मान निकाले थे x का, और हमने समीकरण 2 से भी हमने एक और सारणी x का y का संगत मान निकाले थे x के लिए। तो हमारे पास 2 सारणी था, और इसको हमने पिछले वीडियो में क्या है कि ग्राफ में नहीं इनपुट किए थे, अब इसका हम इनपुट करते हैं। देखो, मैंने x का मान केवल 2 ही संख्या लिया है, और मेरा मानना है कि x का केवल 2 ही मान यानी 2 बिंदु लेंगे और उसे एक सीधी रेखा खींच देंगे तो हमें हल प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक चीज़ यह बताता हूँ कि ग्राफ में कौन कौन सी 3 कंडीशन उत्पन्न होती है। तो एक पहला ये है कि ग्राफ में ऐसा ग्राफ रहेगा, ये x रहेगा, ये y रहेगा। ठीक है, अगर 2 रेखाएं यानी 2 सारणी का क्या, हमें एक सारणी से इस सारणी से हमें एक रेखा प्राप्त होगी और इस सारणी से हमें एक और रेखा प्राप्त होगी, यानी एक रेखा और दूसरी रेखा। इन दोनों रेखा के मिलने वाले बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलेंगे यानी इसे काटन बिंदु कहते हैं, इसका हल होता है, इसका अद्वितीय हल है। एक स्थिति ये, दूसरी स्थिति x ये हमेशा x रहेगा ना, 36, और ये खड़ी यानी ऊर्ध्वाधर हमेशा y रहेगा। y का मान इसमें पुट करेंगे और x का मान इसमें भरेंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों रेखाएं अगर समानांतर चल रही है और आगे मिलने की कोई संभावना नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, अद्वितीय हल होता है इसका जब काटन बिंदु, ये क्या है, काटन बिंदु, काटन बिंदु पर दोनों रेखाएं आपस में क्या है, मिल जाती है तो काटन बिंदु बनाती है, और वही हमारा हल होता है। और अगर दोनों रेखाएं आपस में नहीं मिलती यानी कोई काटन बिंदु नहीं बनाती, तो हम यह मानेंगे कि इसका कोई हल नहीं है। तीसरा कंडीशन ये है, केवल 3 ही कंडीशन है, ये y, ये x। इसमें क्या होगा, एक रेखा, ठीक है, एक रेखा मैंने खींचा और इसी के ऊपर एक और रेखा मैंने खींच दिया, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित है, तो इसका अनेक
हल प्राप्त होते हैं। किसी एक को हम इसका हल है नहीं कह सकते। ठीक है, ध्यान देना, किसी एक को इसका हल है नहीं कह सकते। ये दोनों रेखाएं चलती रहती है अनंत तक, वैसे ये भी दोनों रेखाएं अनंत तक चलती रहती है। लेकिन ये इसमें हम केवल अद्वितीय मतलब जिसका अन्य कोई और हल ना हो, केवल एक ही हल। अद्वितीय मतलब एक हल प्राप्त, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, समझ लेना। अनेक हल मत प्राप्त होंगे, यानी किसी एक को उसका हल नहीं कह सकते। तो इन तीनों कंडीशन को याद रखना। जो मैं अभी पहला प्रश्न बता रहा हूँ, पहला और दूसरा इसी कंडीशन पे आधारित है, और मैं तीसरा इस कंडीशन पे आधारित रहेगा समांतर, और चौथा क्वेश्चन इस आधार पे, यानी मैं तीनों कंडीशन का क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसका केवल 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में सारणी बनाए थे और 2 सारणी प्राप्त हुए और हम 2 ही अंक लिए। मैं इसको ग्राफ पे बना के दिखाता हूँ। तो हमारा सारणी ये इधर दिखाई देंगे आपको, और देखो देखो मैंने एक कैसे बना रहा हूँ, ग्राफ में देखकर समझ सकते हैं आप। देखो मैंने 2 रेखाएं खींची, ये हमारा y है और ये हमारा x है। इस प्रकार से लिखना है हम, चूंकि चर पढ़ रहे हैं ना। और ये हमारा 0 लेते हैं यहाँ पे। अब हम कैसे भरेंगे x और y के मान को? देखो यह रेखा और आगे जाएगी, ये x डॉट और ये रेखा और आगे आती है, यानी चारों दिशाओं में होता है ग्राफ। ये होगा y डॉट। ठीक है, तो मैंने ये x है, इसमें हम x का मान भरेंगे। पहला सारणी का भरते हैं। x का मान तो बिल्कुल सही है। देखो x का मान केवल 10 और 20 है, यहाँ पर भी 10 और 20 है। लेकिन देखना आप, y का मान सबसे बड़ा 70 है और इसमें 40 है छोटा, तो हम 10 से 70 तक y का मान भरेंगे इधर। ठीक है, और हमें x का मान सबसे बड़ा 20 है, तो केवल 20 तक भरेंगे x में, लेकिन y में 70 तक भरेंगे। ठीक है, तो मैं y का मान ही पहले भर रहा हूँ और शुरू छोटा से शुरू करेंगे 10 से। x का ही मान लेंगे, चूँकि हम यहाँ पे देखो x का पहले बताता हूँ। इस लाइन में मैंने रखा 10 और इसमें रखा 20। ठीक है, x का मान सबसे बड़ा 20 है, तो 20 तक ही हमारे पॉइंट आएंगे, यहाँ 30 में नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन 70 तक जाएगा y का मान। तो हम पहला रखेंगे 10, दूसरा रखेंगे 20, तीसरा रखेंगे 30, चौथा रखेंगे 40। देखो 40 है ना, 20 यहाँ पे, तो ये 40 यहाँ पे आएगा। और पांचवा रखेंगे 50। देखो यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है, और यही 50-50 आपस में काटन बिंदु बनाएंगे। सारणी को देखकर जान सकते हैं अगर जो ग्राफ में एक्सपर्ट है। उसके बाद 60 है, उसके बाद 70 है। सबसे हाईएस्ट मान 70 है, यानी 70 तक बिंदु प्राप्त हो सकते हैं।
ठीक है। अब x का मान 10 और 20 है। हम पहले सारणी के लिए देखो, इससे क्या प्राप्त होगा, हमें रेखा प्राप्त होगा, एक रेखा इससे और एक रेखा इससे, याद रखना। और मैं पहला रेखा पहला सारणी से बना रहा हूँ। देखो 10 है x, 10 है x, भरते कैसे हैं, हमने 10 x के ऊपर लिखना है 70 के लाइन वाले और 10 की लाइन वाली देखना है। ये 10, ये क्या है, x से हम ऊपर चलते हैं y की ओर, और y में ये क्या है 10 का है और इधर y का 70 है, तो हम इस बिंदु पर डॉट लगाएंगे। ठीक है, दूसरा डॉट लगाएंगे, x का देखेंगे 20 वाले, और 20 का कितना है, y का मान, x के y का संगत मान 50 है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है। देखो 50 है, यहाँ पे हम लगाएंगे 50, 20 वाले x और 50 वाले y के। अब देखो मैंने कहा था ना, दो बिंदु मिलेंगे तो हम सीधी लाइन खींच सकते हैं ना, ऐसे, तो मैं खींच देता हूँ सीधा लाइन दोनों को मिलाते हुए। ये मिला, और पूरी लाइन में हम ऐसे खींच देंगे ना, जो x और y को छुए, और यहाँ पे ऐसे रख देंगे त्रिभुजा या तीर के अनुसार। अब देखो हमने दो बिंदुओं से क्या प्राप्त किए, एक रेखा सारणी एक से, हम इससे काटन बिंदु प्राप्त नहीं किए। अब दूसरी सारणी में दूसरा हम देखेंगे, रेखा बनाएंगे दूसरी सारणी से, फिर वही देखेंगे 10, x का मान 10 है और जो y का मान है वो 50 में है, तो हम जाएंगे 50, ये बिंदु, ठीक है, और 20 का होगा 40, 20 का 40, तो काटन बिंदु आगे ऐसे आएगी निश्चित ही, देखना। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम जो है एक लाइन खींचेंगे, पहले इसे लाइन खींचे, फिर इसे आगे बढ़ा दो ऐसे। देखो इन दोनों रेखाओं के मिलने से एक काटन बिंदु जहां पर भी बनता है उसे हम मानेंगे क्या मानेंगे, इसे हम आंसर मानेंगे। तो ये कहाँ मिला है, 30, और इधर भी 30 लिखना पड़ेगा हमें, 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, हाईएस्ट मान 70 है। ठीक है, और ठीक है, मैंने नहीं कहा था, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x का मान अगर 30 रखते तो यहाँ पर निकलता इस वाले बिंदु पर, और ये 30, तो हम x का मान यहाँ पे मैंने बिंदु बना लिया। ठीक है, पहले x का मान को लिखेंगे 30, फिर इसी के संगत देखेंगे ये भी है 30, इसमें पहला है x 30 है, ये पहला को x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो हमारी दोनों रेखाएं की काटन बिंदु पर हमारा आंसर मिला 30, x और y भी 30। इसमें हमने क्या लिया था, हिरणों की संख्या x, तो हिरणों की संख्या x बराबर 30 है,
और सारस पक्षी की संख्या बराबर वाई। वाई का मान कितना दिया है? 30। तो इस प्रकार हिरण और सारस की जो संख्या है वो 30-30 आया है। और हमेशा ऐसा नहीं आता है, कहीं पर भी काटन बिंदु बन जाता है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पर 30 है, समान संख्या नहीं आता हमेशा। ठीक है, इसका आंसर मैंने देखा था 30-30 ही आएगा। और इसे हम लिखते हैं, ये पहला समीकरण का है, तो समीकरण को भी लिखा जाता है ग्राफ में ना। तो ये हमारा पहला सारणी का है, तो उसका पहला समीकरण है 4x प्लस 2y बराबर 180। और ये हमारा दूसरा समीकरण का है, उसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 2y बराबर 120। और इसमें क्या होता है, एक और कार्य किया जाता है, पहले को एल रेखा नाम दिया जाता है और दूसरे को एम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो एक्स्ट्रा कार्य किए। पहला समीकरण से पहला तालिका बना यानी सारणी, उससे जो पहला रेखा प्राप्त हुआ उसका पहला समीकरण लिखे, उसे एल नाम दिए। और दूसरा समीकरण से दूसरा तालिका बना यानी सारणी, उसे दूसरा रेखा एम प्राप्त हुआ। तो इस तरह यही हमारा आंसर होता है। कोई भी अगर पूछे इस प्रकार की सारणी को देखकर x का मान और y का मान ज्ञात करे, तो आपको x के लिए इससे पहले को चुनना होगा और y के लिए इसे चुनना होगा। ठीक है, तो हमारे हिरण की संख्या 30 और सारस पक्षी की संख्या 30 है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, इसमें और आसानी से समझ आएंगे। ठीक है, यहाँ पे घबराना नहीं कि यहाँ पे मैंने पहले 2 संख्या लिया फिर आगे और ले लिया, सेम टू सेम है। यहाँ तक 70 लिया तो यहाँ पर भी 70 ही आएगा और 70 आएंगे। और इन दोनों के बीच में काटन बिंदु का निर्माण होगा ही होगा, और नहीं होगा तो वो समांतर रहेंगी या फिर एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है आलेख विधि द्वारा हल करने की, वह है, ये एग्जाम्पल का ही है, क्योंकि प्रश्नावली में नहीं दिया है प्रश्न। तो देखो, इसमें कहा गया है कि कक्षा 10वीं के जो 10 विद्यार्थी है उसने एक क्विज में भाग लिया था, यानी एक पूछताछ करने वाली क्विज है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और आंसर दिया जाता है। 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। ठीक है, अब क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी। यानी मैंने कहा था ना, पहला कंडीशन यहीं तक समाप्त हो गया। देखो फुल स्टॉप लगे है। उसके बाद क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी। तो से पहले कंडीशन में, पहले पात्र में डालते हम इस कंडीशन को। ठीक है, यहाँ पे लड़कियों में नहीं डालेंगे। तब यहाँ पूछा है लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्या रही होगी, पूछा गया है। तो पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाएंगे। और 2 पात्र हैं, लड़के और लड़कियाँ। ठीक है, 2 पात्र हैं, लड़के और लड़कियाँ, और 2 स्थितियाँ हैं, उससे 2 समीकरण बनेंगे। ठीक है ना, मैं हल करके दिखाता हूँ। हल इसमें लिखेंगे हम सीधा, लड़के और लड़कियों की संख्या क्या रही होगी। माना पहला क्या है, लड़का है, पूछा है यहाँ पे, माना लड़के की संख्या बराबर x है और लड़कियों की संख्या बराबर y है। तब प्रथम स्थिति लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट स्थिति। प्रथम स्थिति क्या है, 10 विद्यार्थियों ने क्विज में भाग लिया।
10 विद्यार्थी में लड़की लड़का दोनों शामिल है ना। 10 विद्यार्थियों ने, विद्यार्थी में लड़की लड़का दोनों आते हैं, विद्यार्थियों ने क्विज में भाग लिया, ठीक है। तो हमारा पहला समीकरण क्या होगा, 10 विद्यार्थी है तो हम यहाँ पे लिख लिए 10, लड़की और लड़का दोनों है तो x लड़का है प्लस y बराबर 10, लड़की और लड़की की संख्या कितनी है 10, यही हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, हमने माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y, तो दोनों जो को जोड़ देंगे तो 10 आनी चाहिए। यहाँ पे x का मान हम संख्या में निकालेंगे और y का मान भी संख्या में निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो 10 ही आएगा, 11 कभी नहीं होगा ना 9 कभी नहीं होगा। हमारा दूसरा स्थिति, सेकंड स्थिति यह कहती है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी। ठीक है, लड़कियों की संख्या कमा लड़कों से 4 अधिक थी। मैंने कहा था ना, जब भी से अधिक या गुनी कहा जाता है तो दोनों पात्रों को क्या करना है, पहले बराबर में लेंगे। पहले तो हम बराबर में लेंगे, 2 पात्र रहेंगे तभी तो उन्हें कहा जाएगा से या की से अधिक थी या कम थी से। तो लड़कियां लेंगे हम इधर, लड़के लेंगे इधर। तो लड़कियां क्या है, लड़कियों की संख्या y हमेशा बराबर में ही लेंगे। जब कहा गया कि लड़कियों की संख्या लड़कों से, जैसे कारण या स्थिति उत्पन्न हुई तो हमें यही करना होगा, दोनों पात्रों को आपस में पहले बराबर में ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये से 4 अधिक कहा गया है तो इस से पहले पात्र जो आते हैं उसमें हमें लगाना होता है इस कंडीशन को। यहाँ पे पढ़ने पर यह लगता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी, यानी लड़की में लगाना है 4 प्लस 4, लेकिन गणित के अनुसार हम प्लस 4 लड़के में लगाएंगे। ठीक है, अगर तभी निकलता है, अगर लड़का का मान लो 3 है तो y निकलेगा 3 4 7। ठीक है, यही हमारा दूसरा समीकरण है। जैसे इसे समझाता हूँ एक बार, डबल या कहूँ कि हमेशा बराबर में ही लेना है। देखो इसे ऐसे समझो, y बराबर क्या है, x प्लस 4, हमने 4 लड़के में लगाए ना। तो देखो हमें अगर x का मान 3 है और प्लस 4 कर दें तो y का मान कितना निकलेगा, y बराबर 4 3 7, और लड़के को मान रखने 3 तो 4 अधिक है ना, 4 अधिक है ना 7, तो इस प्रकार से निकलेंगे। गणित में ऐसा ही होता है, पढ़कर हमें लगता है कि हम लड़कियों में 4 अधिक लिखेंगे, लेकिन लड़कों में ही डालना है, निश्चय से जो पहले कारक लिखे होते उसमें। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। अब आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आपको पता चले कि इतना भाग समीकरण बनाने के लिए अब इस पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को हम आलेख विधि से हल कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से हमेशा y को लेंगे ना, y बराबर लिखेंगे, y बराबर होगा, ये बराबर, इधर बराबर के बाद दिया 10 और ये प्लस x है, इधर आके हो जाएगा माइनस x। ठीक है,
अब ये हमारा समीकरण आगे हल नहीं होगा, समीकरण 3 है। अब इसमें क्या करेंगे, हम y का संगत मान निकालेंगे। तो लिखेंगे अतः समीकरण 3 में इस x का मान रखेंगे। देखो ये 10 है, तो हमें इसके आधार पर ही सोचनी है कि x का मान क्या रखेंगे। हमेशा 10 गुना कम रखना होता है। जैसे 50 है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 90 दिया था, ये 90 क्या है, 10 के 100 के करीब है। तो हम 100 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10। तो हम जो 10 से भाग जा रहा है, 10 से 9 भाग जा रहा है ना, वैसे ही यह संख्या इस संख्या से भाग चली जानी चाहिए। जैसे कोई 50 है तो हमें x का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 5। 15 से नहीं जाता, फिर भी हम यहाँ पे 10 रख सकते हैं। 10 जो पहला जो है 10 से भाग चला जाएगा। 5, 15, 20 ऐसे भी रख सकते हैं। बीच में 10 आएगा, फिर 15, फिर 20 ऐसे रख सकते हैं। ठीक है। 50 हो तो अगर इसमें दिया है 10, तो हम 10 क्या है, 1 से चला जाएगा भाग में, हम 1, 2, 3 रख सकते हैं। ठीक है। और याद रखना, जो हम x का मान रख रहे हैं वो उसके डबल, यानी 5, 5 अधिक हो। यहाँ पे क्या है, 5, 5 अधिक है, यहाँ पे +1 है, +1 है। और यहाँ पे क्या है, हम पहले वीडियो में रखे थे 10 रखे थे, 20 रखे थे, कितना है, +10 अधिक है। आगे भी रखते 30 तो +10। ऐसे संख्या समान होनी चाहिए, जोड़। तो आगे बताता हूँ मैं। इसमें हम 10 है तो समीकरण 3 में x बराबर 1, 2 ले सकते हैं। 2 रखने पर y के संगत मान इस प्रकार से होंगे। इधर पहला क्या है, 1 के लिए है, हम y बराबर रखेंगे 10, माइनस लिखेंगे माइनस, और x के स्थान पे रखेंगे 1। तो y बराबर प्राप्त हुआ 10 में 1 घट गया तो बचेगा 9। ठीक है। तो हम इसे अभी सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे ये सारणी हमारा पहला है, ये x का एक मान के लिए y का संगत मान 9 आया है। ठीक है। अब ये पहला हुआ, ये दूसरा लेते हम। y बराबर लिखेंगे 10, माइनस में माइनस, x के स्थान पे रखेंगे अब 2, दूसरे के लिए तो 2, और y बराबर आया 10 में 2 चला गया तो आएगा 8। ठीक है। तो हम हमारा x का मान रखे थे 2, तो y का संगत मान निकला 8। ठीक है। यह हमारा समीकरण 1 है। अब मैं आपको समीकरण 2 से प्राप्त होने वाले सारणी को हल करके बताता हूँ।
या मैं यहीं हल कर दूं क्या? इसमें आप देख पाएंगे इसे? ताकि एक साथ दिखाई दे। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखना। यहाँ पे एक और सारणी बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं समीकरण 2 से, ठीक है। हमारी समीकरण 2 क्या है? y बराबर तो दिया ही है समीकरण, इसमें कोई चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। y बराबर x प्लस 4, ठीक है। ये समीकरण को चौथा हम नहीं दे सकते क्योंकि सेम टू सेम है। तो इसमें हम लिखेंगे, अतः समीकरण 2 है, समीकरण 2 में x बराबर 1, हमेशा समान लेंगे ना। यहाँ पे लिए x बराबर 1 और 2, तो यहाँ पर भी 1 और 2 रखने पर y के संगत मान, ठीक है। पहला y बराबर x का 1 रखेंगे, 1 प्लस 4 बराबर आएगा कितना? 5। y का 5 आया ना। हम यहाँ पे एक और सारणी बनाते हैं। दो ही मान रखने से आसानी से सारणी बन जाती है भी। x के लिए, ये y के लिए हमने x का 1 मान रखा, 1 रखा यहाँ पे, तो 5 आया है ना। अब दूसरे के लिए देखते हैं हम। यहाँ पे y बराबर लिखेंगे, x बराबर रखेंगे 2 प्लस 4 बराबर आएगा 6। तो जब हम 2 रखे तो 6 आया हमारा y का संगत मान, ठीक है। तो अब आगे हमें इसे पहला और दूसरा सारणी प्राप्त हुआ, इसे हम पहली रेखा और दूसरी रेखा प्राप्त करेंगे ग्राफ में। तो ग्राफ मेरा ठीक है, सारणी आपको यहीं पर दिखाई देंगे। अब आपको पता चलेंगे, इसमें भी हमें क्या कहते हैं, काटन बिंदु प्राप्त होंगे। पहला और दूसरे में काटन बिंदु, तीसरे में समांतर और चौथे में आपको मिलेगा संपाती रेखा कहेंगे जिसे, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित है। रात में खींचने में थोड़ा खड़ी y के लिए होता है और लेटा हुआ x के लिए होता है हमेशा ग्राफ में। आप इसे अच्छे से, आपका लेसन जो है निर्देशांक ज्यामिति है एक आगे, उसमें अच्छे से ग्राफ के बारे में सीख जाएंगे। उसमें ग्राफ को हल करना अच्छी तरीक़ा से बताया गया है। यहाँ पे x और y लिए, ये क्या है x, ये और आगे बढ़ती है ना, चारों दिशाओं में होता है। तो ये हुआ x डॉट, ये हुआ y डॉट और ये हुआ y, ठीक है। तो ये सारणी आपको दिखाई दे रहा है। अब जो है देखो सबसे x का पहले देखेंगे, सबसे छोटी 1 है, यानी हम 1 से शुरू करेंगे। और y में देखते हैं सबसे बड़ी यानी हम सबसे बड़ी संख्या खोजें। इसमें 9 है और सबसे बड़ी 9 है और सबसे छोटी 1 है, दोनों सारणी में देख पा रहे हैं। तो हम 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे, ठीक है। पिछले में गलती कर दिए थे, तो हम यहाँ पे 1 लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8
9। वैसे ही हम ऊपर की ओर लेंगे y के लिए। मैं यहाँ पे y का मान या x का मान हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, इसी ग्राफ से पता चल जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतने इस 9 और इस 9 के बीच में रेखाएं आपस में काटन बिंदु बनाएगी ही बनाएगी, अगर इसका आंसर अद्वितीय है तो अब मैं वैसे ही आपको हल करके बताता हूँ। पहला सारणी के लिए पहला रेखा प्राप्त करेंगे। x का मान 1 है। ठीक है, हम 1 के ऊपर देखेंगे। अब y के लिए y दिया है 9, तो हम सीधा चले जाएंगे 1 के ऊपर। ये 8 हुआ और ये हुआ 9। हम 9 में बिंदु लगाएंगे। ठीक है, और 2 दिया है। 2 के लिए हम 8वें पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, मतलब y 8 है, ये 2 है। ये देखो, ये 8वां पॉइंट देखो, ये 8वें के भी सिद्ध में है और 2 के भी सिद्ध में है, यानी y और x। ठीक है, ये दोनों संख्या आपस में सिद्ध में होती है बिंदु के, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। तो हमें 2 बिंदु प्राप्त हुआ। हमने अधिक संख्याएं नहीं ली। अब इसे हम मिला देंगे, इस रेखा और इस रेखा के बीच में खींच देंगे। पहले इन दोनों रेखाओं को मिलाएंगे ऐसे, फिर आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इतने में काटन बिंदु बना सकता है ये। ठीक है, ये हमारा हमेशा एल है। और अभी हम उन चीज़ों को नहीं लिखेंगे, क्योंकि कहीं पे काटन बिंदु बन गया तो और वहीं पे लिख दे तो गड़बड़ हो सकता है। तो हम दूसरा सारणी के लिए दूसरा रेखा प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम 1 को देखेंगे। 1 क्या है, y 5 में है। 1 x के लिए, y के लिए 5 की ओर चलते हैं। ये है। अब 2 के लिए देखेंगे। 2 6 में है, y का मान 6 है। देखो कैसे काटन बिंदु बनेंगे इधर। अब ये क्या है, ऐसे काटन बिंदु बनेंगे और जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर मान निकाला जा सकता है, यानी अवश्य काटन बिंदु बन रहा है इधर। ये मिल गया, खींच दूं मैं। देखो काटन बिंदु प्राप्त हुआ। ये रहा काटन बिंदु, ये और ये। देखो यहाँ पे काटन बिंदु प्राप्त हुआ, जो कि क्या है, 7y और 3x। तो हम यहाँ पे x को पहले लिखेंगे 3 और 7y। अरे 7 है ना, 7। अब देखो कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी बताई गई थी, 10। ठीक है, और लड़के x है, x लड़के 3 हैं और लड़कियां y 7 है, यानी लड़कियां क्या है, 4 अधिक है। तो क्या दिख रहा है, 3 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7। तो इस प्रकार से हल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ग्राफ के द्वारा। और ये हमारा एम है।
और इसमें हम पहला समीकरण लिखते और इसका समीकरण है y बराबर x प्लस 4, दूसरा समीकरण, और इसका समीकरण है x प्लस y बराबर 10। ठीक है, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन सा समीकरण का रेखा है, और रेखा एल और एम दिया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि दो रेखाएं काटन बिंदु पर 3 और 7 प्राप्त हुए। पहला x दूसरा y होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और लड़के 3 और लड़कियां 7। अब मैं तीसरे प्रश्न पे जाता हूं जो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हमारा ये है, और इसको हल करेंगे और समीकरण बनाएंगे। देखो, इसमें पूछा गया है कविता ने एक पेंसिल और 2 रबर, अब एक पेंसिल और 2 रबर 4 रुपये में खरीदी, तथा जो सविता है उसने 2 पेंसिल और 4 रबड़ 16 रुपये में खरीदी। यानी देखो, पेंसिल और रबड़ 2 पात्र हुए, कविता और सविता नहीं, पेंसिल और रबड़ 2 पात्र है, या और 2 कंडीशन है ना, एक पेंसिल और 2 रबड़ बराबर 4 रुपये, 2 पेंसिल और 4 रबड़ बराबर 16 रुपये है, 2 हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहा गया है तब क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि एक पेंसिल व एक रबड़ की कीमत कविता और सविता के लिए कितनी रही होगी। यानी कविता और सविता ने एक पेंसिल और एक रबड़ कितने कितने रुपए में खरीदे दोनों ने। तो हम हल करते हैं। पहला तो हम इसे समीकरण बनाएंगे, 2 समीकरण बनेगा, 2 स्थितियों का और 2 पात्र है दिया है। तो हम लिखेंगे, माना, यहाँ सविता और कविता को भूल जाओ, पेंसिल और रबड़ इधर, माना एक पेंसिल का कीमत दिया है, यहाँ पे कीमत लिखा है, कीमत लिखी, कीमत बराबर 1 है, और एक रबर का कीमत बराबर y है। तब हम क्या करेंगे, प्रथम स्थिति, फर्स्ट स्थिति, देखो ऐसे लिखने से क्या होता है ना, सरल हो जाता है। पहला स्थिति, एक पेंसिल और का मतलब होता है जोड़ना, 2 रबड़ 4 रुपए में खरीदी। तो हमने एक पेंसिल का कितना लिया, x, तो हम सीधा x निकाल देते हैं। 2 रबर का, एक रबर के लिए हमने y, तो 2 रबर का 2 गुणा में, अब जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4 रुपए में आया, और यही हमारा पहला समीकरण है। दूसरी स्थिति, सेकंड स्थिति, 2 पेंसिल दिया है, 2 पेंसिल, देखो यहाँ पे 2 पेंसिल और 4 रबड़ 16 रुपए में सविता ने खरीदा है। 2 पेंसिल और 4 रबर 16 रुपए में खरीदी। ठीक है, एक पेंसिल की कीमत 1 है, तो 2 पेंसिल की कीमत 2x होगा। एक रबड़ का कीमत y है, तो 4 रबड़ का कीमत 4y, गुणा, क्योंकि दोनों का मूल्य 16 रुपये है। यही हमारा दूसरा समीकरण है।
तो इस तरह हमें दो समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसका हम दो सारणी प्राप्त करेंगे आलेख विधि में। तो मैं एक छोटा सा ऐसे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं लिखता हूँ समीकरण, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। समीकरण एक से हम हमेशा y को लेंगे ना, y को लेंगे, हमेशा निकालेंगे, और ऐसा ही प्रतिस्थापन विधि में भी y को ही निकाले जाएंगे। तो 2y बराबर 4 और x इधर चला गया तो -x। अब इसे और हल करना पड़ेगा, इसे केवल y निकालना होता है। ये हो जाएंगे 4 - x/2। अब इसे और हल कर सकते हम, और ये होगा y बराबर 4/2 - x/2। अब y का मान निकलेगा यहाँ पे 2 का 2 दूनी 4 मतलब कट गए तो 2 आएंगे, माइनस का माइनस। हम इसे नहीं कटा सकते, दोनों अलग अलग है। तो ये है x का मान रखेंगे हम। फिर समीकरण एक से लिए ना हम, यही हमारा समीकरण 3 है, ठीक है। अब हम इसमें यह लिखेंगे, अतः समीकरण 3 में x बराबर, देखो इसमें क्या है कि ये 2 है ना, और इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, एक और क्या कहूँ तो 2 है, तो 0 और 1 भी ले सकते हैं, या 1 और 2 भी ले सकते हैं। मैं इसका जो है 0 नहीं ले रहा हूँ, 1 से बराबर 1 और 2 ले रहा हूँ, ठीक है। 1 और 2 देखते हैं क्या होता है। 0 बुक में दिया एग्जाम्पल में, 1 2 रखने पर y के संगत मान, तो हमें y का संगत मान इधर निकालना पड़ेगा। तो y का संगत मान पहला लिखेंगे 1 के लिए, समझो, यानी y बराबर, इसे लेंगे ना समीकरण 3 में, y बराबर 2 - x के स्थान पर 1 लिखेंगे बटा 2। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, जब भी ऋणात्मक या धनात्मक होती है ऊपर से गुणा होता है, और ऊपर क्या नीचे से गुणा होता है, और ऊपर जोड़ना और घटाना होता है। तो 2 दूनी 4, 4 और 4 में 1 घट गया तो बचेगा 3, तो इसका आएगा 3/2, यानी 2 से भाग देंगे तो 1.5। हमने बटा इसलिए नहीं रखने क्योंकि दशमलव आ जाए तब भी से हम इसे ग्राफ में लिख सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, दशमलव भी ग्राफ में चलता है। अब दूसरा y बराबर लेते हैं 2 - x के स्थान पे 2/2, तो ये तो आपस में कट जाएंगे तो केवल 2 बचेगा, y बराबर 2। तो हमारा सारणी 1 x और y, जब हम x का मान 1 रखे तो आया 1.5,
x का मान हमने 2 रखा यहाँ पे, तो आया 2। ठीक है, ये हमारा पहला सारणी है। अब मैं आपको समीकरण 2 से दूसरा समीकरण प्राप्त, क्या बोलते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 2x + 4x बराबर 16। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 नहीं, अब 4 लिखेंगे, 4y लिखेंगे, 2 से वो लिखें, समीकरण को वही उतारने की आवश्यकता नहीं होता। 4y लिखें, बराबर लिखे, बराबर के बाद दिया है 16। अब इसको पक्षांतरित कर देंगे तो -2x आएगा। ठीक है, अब इसे आगे हल करते हैं। y बराबर 16 - 2x बटा 4 क्या है, इधर भाग में है, गुणा में है, तो इधर हो जाएगी भाग। अब इसे और हल करते हैं। 16 बटा 4, देखो क्या है, ये 2 पद में है और एक पद से जब भाग किया जाता है तो उसे ऐसे लिख लिया जाता है। तो अब इसे 4 चौक 16 माइनस का माइनस, एक से चला जाएगा ये 2, यानी ऊपर केवल 1 से बचेगा, नीचे 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये 2 आएगा। तो यही हमारा चौथा समीकरण है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, अतः समीकरण 4 में x का या x बराबर, ठीक है, x बराबर 1 और 2 वैसे ही रखना है जैसे पहले में रखे थे। 1 2 रखने पर क्या होगा, y के संगत मान प्राप्त होंगे। इसके नीचे हम लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं ना, क्या होगा, पहला y बराबर दिया है 4 माइनस x के स्थान पे रखेंगे 1 बटा 2, y बराबर होगा 2 चौक 8, 8 में 1 घट गया तो बच गया 7 बटा 2, बराबर आएंगे। मैं इसे डायरेक्ट हल कर रहा हूँ ना, इसे, ये ऐसे भी होंगे। आगे क्या होगा, 2 चौक 8 माइनस 1 पूरे का बटा 2। अब इसे हम हल करेंगे तो 7 हो गया बटा 2। ठीक है, तो y का मान यहाँ पे क्या आएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 1 बचेंगे तो उसका 0.5। अब हम दूसरा निकालते हैं। y बराबर 4 माइनस 1 के स्थान पे हम रखेंगे 2 बटा 2, तो y बराबर आएगा 4, क्योंकि ये आपस में कट गए। तो हम दूसरा समीकरण बनाते हैं। दूसरा समीकरण हमारा सारणी 2 x y, x का मान हमने रखा 1 यहाँ पे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे, सेम टू सेम रहेगा x का मान। लेकिन जब 1 रखे तो आया है कितना, 3.5 और ये 4, 3.5 और इसमें आया 4। तो ये इस तरह से हमारा पहला सारणी दूसरा सारणी प्राप्त हुआ। समय कम है, मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। और इसके
ये हुआ हमारा x और y, ये x y रहेगा और ये रहेगा x, इधर x डॉट इसे लिखना ही होगा ना, और इधर y डॉट। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे छोटी क्या है, 1 है और सबसे बड़ी 4 है। ठीक है, और दशमलव में ना 1, 1.5, 2, 2.5 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 3.5, फिर 4 होगा। चूँकि दशमलव में है तो हम पहला 1 से का मान यहाँ पे रखते हैं, मतलब 1, 1.5, 1 ये 2, 2.5 और ये 3, 3, 3.5, 3.5 और ये 4। ठीक है, ये 4.5 भी रख देते हैं और लास्ट 5 कर देते हैं, कोई बुरा नहीं। 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और ये 5। ठीक है, अब जो है हम पॉइंट ढूंढेंगे। सिंपल सा, इसमें घबराना नहीं, दशमलव है करके नहीं डरना। हमने तो दशमलव वाली संख्या को लिख लिए, यानी यही बड़े चौकोर वाले ही यूज़ करें, छोटी छोटी चौकोर वालों को नहीं। तो मेरे स्केल ये रहा। अब मैं x पहले सारणी के लिए निकालूं। पहला ये 1 है और दूसरा x 1 है और y 1.5 है, तो हम जाएंगे ये और y 1.5 और ये 1, यहाँ पे आएगा हमारा पहला बिंदु। 2 के लिए 2 में है ना, ये देखो, ये 2 के लिए यहाँ पे 2 भी है और ये 2 भी है। ठीक है, तीसरा हमारा बिंदु नहीं, तीसरा हमारा बिंदु है ही नहीं। अब इसे हम एक लाइन खींच देते हैं। ये क्या, ये रेखाएं आपस में मिला, ये अब हम आगे खींच देते हैं। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे। ये हमारा एल। अब मैं समय नहीं है, जल्दी जल्दी करता हूँ। और दूसरे सारणी के लिए दूसरा रेखा 1 में गए, ये हमारा 1 है और y का संगत मान दिया है 3.5, तो हम 3.5 में जाएंगे, ये ठीक है, 3.5 और 1 के नीचे। दूसरा 2 में 2 का दिया है 4, y का मान 4 दिया है, तो हम 2 के ऊपर चलते जाएंगे और दिया है 4 में दिया है ना, ये 4। और बिंदु से आपको ही दिखाई पड़ रहा होगा, हम फिर ऐसे ही रेखाएं खींचेंगे और आप देख पा रहे हैं कि रेखाएं समांतर बनेगी। दोनों मिल गए, ये देखो, ये अब मैं इसको पहले इधर ला लेता हूँ, फिर आगे बढ़ा देता हूँ। अब आप देख रहे हैं दोनों रेखाएं बिल्कुल समांतर है, कहीं पे हमें झुकती हुई नज़र नहीं आ रहा है, जो आगे चल के झुक जाएंगे। और ये हमारा एम है। और ये हमारे कौन से एम कौन सा है, 2x + 4y = 16 समीकरण है। और ये हमारा x +
तो y बराबर 4, पहला समीकरण। तो इस तरह हमें समांतर रेखाएं प्राप्त हुई, कहीं पे काटन बिंदु नहीं है तो हमें इसमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा, समांतर रेखाएं तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे तीसरे प्रश्न क्या है, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। चौथा मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं, चूँकि 1 घंटा होने को है, और आप इसे ग्राफ को घर में करके देखना। मैं इसका समीकरण जल्दी जल्दी हल करके बता देता हूँ। ठीक है, समीकरण इसका निकाल देता हूँ मैं। देखो इसमें क्या पूछा है, एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियाँ और 2 मेज 1200 रुपये में खरीदा। फिर उसी व्यक्ति ने 6 कुर्सी और 4 मेजों की कीमत 2400 रुपये चुकाई। यानी 4 कुर्सी और 6 कुर्सी और 4 मेज मतलब टेबल 2400 रुपये में फिर खरीदा। तो एक कुर्सी और एक मेज की कीमत ज्ञात कीजिए कह रहा है। और मैं इसका आंसर तो जानता हूँ, ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, केवल एक ही रेखाएं प्राप्त होंगी। कुछ इस प्रकार से मैंने आपको कहाँ पर दिखाया था, ये रेखाएं प्राप्त होंगी। यहाँ पे देखो 2 तीर लगा दिए आपके समझने के लिए। अब ये इसका इस प्रकार से अनेक हल प्राप्त होंगे। हमने देखा ना अभी, ये समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखा इधर बढ़े या ऐसे जाए, किधर भी कोई भी दिशा जाए, समांतर होनी चाहिए ना। और ये भी इधर मैंने किया है, ये इधर नीचे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। हमारे चौथे प्रश्न का समय नहीं है, मैं समीकरण बस बना देता हूँ और इसको आप आगे हल ग्राफ में करेंगे। ठीक है, तो मैं केवल जल्दी जल्दी समीकरण निकाल देता हूँ। माना एक कुर्सी और एक मेज की कीमत, माना एक कुर्सी का मूल्य लिख सकते हैं, कोई बुरा नहीं। ठीक है, एक से है, और लिखेंगे एक मेज का मूल्य जल्दी बनता है लिखते हुए है y है, तब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। और हमारा फर्स्ट स्थिति क्या उत्पन्न हो रही है, 3 कुर्सी और 2 मेज बराबर 1200। ठीक है, पहला हम संख्या में लिखेंगे इसे, 3 कुर्सियों तथा 2 मेजों को 1200 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना है, x, तो 3 कुर्सी का मूल्य होगा 3x, तथा या और का मतलब होता है प्लस, एक मेज का कीमत है y, तो 2 मेज का कीमत होगा 2y। ठीक है, दोनों की कुल कीमत चुकाई उसने, यानी खरीदा है 1200 रुपये में। यह हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, और सेकंड स्थिति ऐसे लिखने से अच्छा सरल हो जाता है। 6 कुर्सियां और 4 मेज है ना, 2400 में 6 कुर्सियों और 4 मेजों को 2400 रुपये में चुकाया, यानी खरीदा। तो हम जानते हैं एक कुर्सी का मूल्य हमने रखा है x, तो एक कुर्सी का मूल्य x है, तो 6 कुर्सी का मूल्य 6x, और का मतलब धन। एक मेज की कीमत y है, तो 4 मेज की कीमत 4y बराबर इनको खरीदा उसने 2400 रुपये में। ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, इस तरह से हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गए। और मैं आपको और सरल कर देता हूँ इसको। देखो समीकरण मैं 3 और 4 निकाल के आपको दे देता हूँ, और उसके बाद उसका आप आगे x के संभावित मान रखना। मैं समीकरण
समीकरण 1 से निकालता हूँ, y का मान निकाल के दे देता हूँ आपको। y बराबर 2y बराबर 1200 इधर, 3x माइनस 3x होगा। अब इसे हम ऐसे हल करेंगे, 1200 माइनस 3x बटा 2y, और y बराबर रखेंगे हम इसे 1200 माइनस इसे 2 माइनस 3x बटा 2, तो y का मान निकलेगा 600 माइनस ये ऐसे ही रहेगा 3x, x का मान रखेंगे, 3 से गुणा करेंगे और 2 से भाग। ये हमारा तीसरा समीकरण है। ठीक है, अब मैं एक और चौथा समीकरण इसे निकाल देता हूँ। आपको देखकर कुछ अचंभा होगा ना, देखना। समीकरण 2 से 4y को रखे, फिर बराबर लिए, इधर 24 दिया, बराबर के बाद 2400, इसको माइनस कर देंगे 6x। ठीक है, y बराबर लेंगे 2400 माइनस 6x पूरे का बटा 4 लेंगे। अब y बराबर लेंगे 2400 बटा 4 माइनस 6x बटा 4। अब आप देख पाएंगे कुछ स्पेशल चीज। y बराबर 4 छक्के 24, 00 माइनस का माइनस, ये भी किसी संख्या से कटेंगे 2 से, 2 तिया और 2 चौक, यानी 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में। इस तरह ये आगे हल नहीं होगा क्योंकि ये अलग संख्या है। इसको करेंगे तो दशमलव में चला जाएगा, समीकरण को दशमलव में नहीं ले जाते। ये समीकरण चौथा है। तो स्पेशल चीज़ ये है कि समीकरण तीसरा और चौथा बिल्कुल समान रहेंगे। देखो 600 माइनस 3x बटा 2, 600 माइनस 3x बटा 2 है। अब इसी से x और y का मान बिल्कुल समान निकलेंगे, इसीलिए आगे जब समान निकलेंगे x और y के मान तो आपको एक समान रेखाएं प्राप्त होंगी। तो जब इस प्रकार से निकलेंगे तो आपको क्या करना होगा, ऐसे लिखेंगे समीकरण 3 व 4 में x बराबर हम कितना रख सकते हैं, 100 है, 600 है तो 100, 200, 300, 400 रख सकते हैं। तो हम यहाँ एक रखेंगे 100 और दूसरा रखेंगे 200। ठीक है, इसके बाद मैं निकाल देता हूँ, आप ग्राफ में हल करते रहना। ठीक है, या यूँ कहूँ कि मैं यहीं पे रोकता हूँ, इसको दोनों के इसको लिख देता हूँ। रखने पर दोनों समीकरण के लिए ना आपको एक ही टेबल बनाना पड़ेगा या 2 टेबल बनाना पड़ेगा, समीकरण 1 समीकरण 2 के लिए। रखने पर y के संगत मान। ठीक है, आप इतना हल करना, y के संगत मान निकालना। दोनों का समीकरण एक है, जैसे मैं एक का निकाल देता हूँ। किसी भी समीकरण को लो, y बराबर लिखेंगे 600 माइनस 300 को लिखेंगे बटा 2, y बराबर होगा 600 माइनस ये 300 बटा 2। ठीक है, अब ये कैसे होगा हल, मैंने कहा था ना इसका गुणा इसके साथ होगा करके। y बराबर होगा ये 1200 माइनस 300 बटा 2। y बराबर आगे लिखेंगे हम, 1200 में 300 घट गए तो कितना बचेगा, 900 बटा 2। तो y का मान यहाँ पे निकलेगा 9 यानी 450। ठीक है, ऐसे ही
एक का मैंने निकाल लिया। आप इसका 2 समीकरण, 2 टेबल बनाना, सारणी 1 सारणी 2, 1 और 2। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।